प्रीवियसली हमने पढ़ा कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव, उसमें हाई वोल्टेज को 1 मानते हैं, लो वोल्टेज को अपन 0 मानते हैं, और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में अपन उल्टा करते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक की। ये एक स्पेशल टाइप का लॉजिक ये होता है। इसमें क्या होता है देखते हैं अपने ना। ट्राई स्टेट लॉजिक जो होता है, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, तो इसमें क्या 3 तरह के इसमें लॉजिक स्टेट्स होती है। 3 कौन कौन सी? एक तो ऑब्वियसली जो अपना 0 है यानी कि लो, एक अपनी हाई स्टेट यानी कि 1, और तीसरी जिसको अपन बोलते हैं हाई इम्पेडेंस स्टेट, जिसको अपन जेड से दिखाते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाई इम्पेडेंस स्टेट। ये हाई इम्पेडेंस स्टेट क्या है? जैसे कि तुमको यदि यूजुअली अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, हाई इम्पेडेंस का मतलब क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी कि कोई सिग्नल फ्लो नहीं कर सकता इनपुट और या फिर जो भी दो टर्मिनल है जिसके बीच में हाई इम्पेडेंस है, तो उसके बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा। वैसे ही इसमें क्या होता है, हाई इम्पेडेंस का मतलब ये है कि जो इनपुट है, जो तुम्हारा इनपुट है और जो तुम्हारा आउटपुट है, ये इनपुट और आउटपुट जो है वो आपस में क्या होते हैं, डिसकनेक्टेड होते हैं। जेड जेड जो जब तुम्हारा लॉजिक जेड स्टेट में होता है, जेड मतलब हाई स्टेट में, है ना। अब ये जेड स्टेट अपन कहाँ काम में लेते हैं? ये जेड स्टेट वहाँ काम में लेते हैं जहाँ अपने को क्या करना होता है, किसी भी जो सर्किट है, मान लो जो अपना जो लॉजिक है, उस लॉजिक का क्या करना है अपने को, उसमें से उसका इफेक्ट हटाना है। मतलब वो अपने को उसमें से उस सर्किट को अपने को रिमूव करना है ना। मतलब उस सिर्फ उतने उतने लॉजिक का अपने को सर्किट में कोई काम नहीं है, या फिर अपने को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको हटाना है, तब तो अपन काम में लेते हैं ये ट्राई स्टेट लॉजिक। यहाँ पे अपन एग्जांपल देखते हैं। ये ट्राई स्टेट लॉजिक, जैसे ये बफर है, बफर का मतलब तुमको पता है कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है बफर में। बफर का मतलब डाटा है जो डिवाइस होल्ड होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये अब मान लो कोई ट्राई स्टेट यदि बफर है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली एक इनपुट होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा इनपुट है, ये इनपुट है, और ये जो सी है, ये सी है यहाँ पे आउटपुट है ना। और जो बी तुम्हारा है, बी यहाँ पे क्या है, ये कंट्रोल सिग्नल है, ये बी। तो इस b की वैल्यू की डिपेंड करेगा कि b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। ये बेसिकली b एज ए सिग्नल की तरह या फिर एज ए स्विच की तरह काम करता है। ओके, कि b की जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू पे a और c आपस में या तो कनेक्टेड होंगे या डिसकनेक्टेड होंगे, है ना। ओके, अपन इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो ये ट्राई स्टेट लॉजिक की अपन ट्रूथ टेबल देखें कि ये मेरा a है इनपुट, ये मेरा b है जो इसका कंट्रोल सिग्नल, और ये मेरा c है इसका आउटपुट। अब यदि b की वैल्यू 0 है, यानी कि तुम्हारा जो कंट्रोल सिग्नल है बेसिकली वो 0 है, अब चाहे a की कुछ भी वैल्यू हो, यानी कि इनपुट तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारा c जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा, हाई इंपेडेंस होगा। हाई इंपेडेंस का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो इनपुट और आउटपुट आपस में डिसकनेक्टेड होंगे, यानी कि तुम्हारा जो इफेक्ट है जो बफर का वो होगा नहीं। मतलब जो भी ऐसा सर्किट होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इनपुट और आउटपुट आपस में क्या होंगे, डिसकनेक्टेड होंगे। जो अपन ऐसे स्विच बनाया था, इस स्विच के हिसाब से ये स्विच ओपन होएगा। फिर जैसे ही अपन ने बी को 1 किया, तो यानी कि बी को 1 करते ही क्या हो जाएगा, ये जो स्विच है, ये स्विच ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो स्विच क्लोज होने का मतलब क्या है कि अब तुम्हारा बफर नॉर्मल की तरह काम करेगा। बफर में क्या होता है, जैसा इनपुट आता है वैसा आउटपुट आता है। तो यानी कि इनपुट तुम्हारा 0 है तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, 0, और इनपुट यदि तुम्हारा 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1, सिंपली। तो ये ट्राई ऐसे वर्किंग होती है। ट्राई स्टेट जो लॉजिक होते हैं उसमें, ये अपन ने भी एक बफर का एग्जांपल देखा, ऐसे दूसरे लॉजिक भी होते हैं जिसमें ट्राई स्टेटिंग काम में आती है। ट्राई स्टेट में लो स्टेट होती है, हाई स्टेट होती है, और एक हाई इम्पेडेंस स्टेट होती है। अब ये ट्राई स्टेट का अपन जनरल एग्जांपल देखें तो आपने बसेस देखी होगी, जैसे अपन माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा बसेस होती है। बसेस मतलब एक साथ एक नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट जब होती है, तो ये बस जो होती है, जब जब इस बस का कंट्रोल तुम्हें किसी और को देना होता है, यूजुअली क्या होता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर या उससे जब आपस में पेरिफेरल जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, ये बस का कनेक्शन जो होता है वो सबके साथ किया हुआ होता है ना। जैसे कि मान लो कोई एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, और एक जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, दोनों एक साथ बसेस की डिमांड है, मतलब दोनों को बसेस का डेटा एक साथ एक्सेस करना है। तो क्या तब क्या होता है, किसी एक को अपनी बस रिलीज करनी होती है। रिलीज करने मतलब किसी एक को अपना बस से कंट्रोल छोड़ना होता है, तो उस टाइम पे ये लॉजिक काम में आता है। तो जैसे कि बेसिकली जैसे ही अपन ट्राई स्टेट में यदि जो कंट्रोल सिग्नल है उसको अपन हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इम्पीडेंस हाई इम्पीडेंस हो जाएगा। हाई इम्पीडेंस होने का मतलब कनेक्शन कट हो गया। कनेक्शन कट होने का मतलब तुम्हारा बस जो है, बस का कंट्रोल कहीं दूसरे डिवाइस पे चला जाएगा। तो ये मैक्सिमली ऐसे अपन देखा है कि एप्लीकेशन है ट्राई स्टेट लॉजिक की, कि बस का कंट्रोल जब ट्रांसफर करना होता है तब ये काफ़ी काम में आता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल आईसीज की, कि वास्तव में डिजिटल आईसीज क्या होती है, एक आईसी क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं अपन। तो आईसी क्या है, एक सिंगल चिप डिवाइस है। क्या है आईसी? जो है एक सिंगल चिप डिवाइस है। सिंगल चिप का मतलब ये एक सिलिकॉन का एक जो मटेरियल है, उस मटेरियल का बना हुआ एक छोटा सा सबस्ट्रेट होता है।
उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसी के ऊपर बनाए होते हैं, यानी कि एक ही चिप पे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए अपन आईसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप। ओके, तो इस इंटीग्रेटेड चिप में क्या होता है, उस चिप के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइस हो सकते हैं। वो डिवाइस या तो लॉजिक गेट्स हो सकते हैं, बेसिक जो अपने लॉजिक गेट्स है वो हो सकते हैं, या फिर एक कॉम्प्लीमेंटेड कोई डिजिटल सर्किट हो सकता है। इन सब से मिलकर अपनी एक डिजिटल आईसीज बनती है। डिजिटल आईसी बनने के लिए तुम्हारा वो पता है सिलिकॉन मटेरियल जो होता है सेमीकंडक्टर, वो उसका एज ए सबस्ट्रेट काम आता है। फिर अपनी कोई भी पर्टिकुलर जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मान लो अपन बाई बीजेटी टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, या फिर जैसे कि अपन मोस्ट टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, या फिर कोई सी भी जो जैसे कि सीमोस टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, अभी जैसे कि लेटेस्ट फिनफेट टेक्नोलॉजी चल रही है वो काम में ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सी अपन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, है ना। तो आईसी जो अपन देखा कि आईसी अलग अलग टाइप्स की होती है, कोई भी लॉजिक फंक्शन है वो आईसी पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये यूजुअली अपने ट्रांजिस्टर सर्किट के होता है, क्योंकि अपने अभी जितने भी डिवाइस है वो मोस्टली अपन कौन से ट्रांजिस्टर टाइप के हैं, जैसे बीजेटी हुआ या एफईटी हुआ सारे। यहाँ पे ये एग्जांपल आईसी का, जैसे कि ये तुम्हारी 7400 आईसी है, इसको ढंग से देखें, 7400 आईसी है। इस आईसी में क्या होता है, चार जो तुम्हारे होते हैं दो इनपुट के नैंड गेट होते हैं। क्या होते हैं, चार तो तुम्हारे क्या होते हैं, नैंड गेट होते हैं इस आईसी में। चार क्या होते हैं, नैंड गेट होते हैं। नैंड गेट होते हैं इस आईसी में दो इनपुट के, और ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पिन नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इधर से 8 से लेकर 12। ये तुम्हारे हर एक दो दो इनपुट के नैंड गेट है। ये पहले इनपुट का नैंड गेट, ये इसका आउटपुट, फिर ये दूसरे इनपुट का दूसरे नैंड गेट के दो इनपुट, ये आउटपुट, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये तुम्हारी 7400 एक आईसी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। और यदि अपने को याद हो तो अपन ने कहा था कि जैसे जो अपने यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उनसे मिलकर अपन एक कोई सा भी बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। तो मार्केट में यूजुअली स्टैंडर्ड आईसी के रूप में नैंड गेट या नोर बेस्ड आईसी अवेलेबल होती है। तो ये अपने देखा कैसे एक आईसी क्या होती है, इस आईसी के बेसिकली कंपोनेंट क्या होते हैं, आईसी की फैब्रिकेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। अपन देखते हैं कि ये जो आईसी जो है इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब आईसी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आईसी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एस्पेक्ट होता है उसकी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसी को अपने का बनाने का तरीका क्या है, कि वो किस टेक्नोलॉजी में बनी है, सीमोस टेक्नोलॉजी में बनी है या फिनफेट टेक्नोलॉजी में बनी है। उसी के आधार पर जो है उसमें जो एक आईसी पे अपन कितने कंपोनेंट, यानी एक आईसी पे अपने कितने डिवाइसेस हो सकते हैं, कि जैसे कि अभी अपन बात करते हैं कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं एक आईसी पे। जो आज के टाइम पे जो एक प्रोसेसर आता है इंटेल का, उसमें करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, उसकी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे अपने टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ वैसे वैसे फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई। तो उसी के बेस पे उस पे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, यानी कि एक आईसी पे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसके आधार पे अपन ने आईसी को चार पार्ट में डिवाइड किया, कि आईसी के अपन ने चार टाइप बताए। सबसे पहला अपन ने बताया कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कि एक चिप पे है वो कम 99 तक, यानी 99 तक उस पर कंपोनेंट थे। फिर अपन नंबर ऑफ कंपोनेंट देख रहे हैं, उसके बेस पे अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। सबसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 99 तक उसमें कंपोनेंट हो सकते हैं। फिर अपन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन की बात करें एमएसआई की, तो इसमें 100 से लेकर 1000 तक कंपोनेंट हो सकते हैं। फिर है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसमें 1000 से लेकर 10,000 तक कंपोनेंट हो सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं वीएलएसआई की, जिसमें 10,000 से ऊपर कंपोनेंट होते हैं। आजकल एक दूसरी नई टर्म भी चलती है जिसको अपन यूएलएसआई बोलते हैं, यूएलएसआई। यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि कोई फॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं है। वैसे बुकीज या अपन लिटरेचर में देखें तो अपने पास में यही चार क्लासिफिकेशन है। स्मॉल स्केल यानी कि एसएसआई, मीडियम स्केल यानी कि एमएसआई, लार्ज स्केल यानी कि एलएसआई, और वेरी लार्ज स्केल यानी कि वीएलएसआई। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी कि एक चिप पे कितने कंपोनेंट है उस बेसिस पे अपन ने आईसी को क्लासीफाई किया है। अब हम बात करेंगे आईसी को अपन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक आईसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कोई एक आईसी है, वो आईसी कोई ना कोई डिजिटल फंक्शन परफॉर्म करेगी, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में वो कितना टाइम लेती है, या फिर कितनी पावर काम में आती है, या फिर उसकी एक्यूरेसी क्या है, ये सब चीज़ें अपन देखते हैं आईसी की कैरेक्टरिस्टिक में। तो सबसे पहला जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन को अपन दिखाते हैं प्रोपोगेशन डिले से। कैसे दिखाते हैं, अपन दिखाते हैं प्रोपोगेशन डिले से। प्रोपोगेशन डिले का मतलब क्या है, कि जब कोई आईसी है, उस आईसी में यदि मैं इनपुट दूं,
और आउटपुट जो प्रोड्यूस होने में मेरा कितना टाइम लग रहा है ना। जैसे कि मैंने अभी इनपुट दिया और यदि आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा डिले के बाद आ रहा है, तो वो जो डिले है वो मेरा किसको दिखाता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन को, कि भाई मेरी ये आईसी है, इसमें यदि मैं इतनी टाइम पे इनपुट दूँ तो इतनी देर बाद मेरा इसमें आउटपुट आता है। तो इसको बोलते हैं अपन प्रोपोगेशन डिले। ये यूजुअली आईसीज के लिए नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम है, ये अपन ने इसको वेव फॉर्म के रूप में दिखाया। सपोज करो मैंने इस जगह पे मैंने एक इनपुट पल्स दी, यहाँ पे ऐसे ही एक इनपुट पल्स दी, ठीक है, और जो मेरा आउटपुट जो है वो कुछ देर बाद इसको प्रोसेस करता है। देख रहे हो ये ट्रांसपोर्ट डिले देख रहे हो यहाँ पे इस जगह पे, और फिर ये जो आउटपुट जो है वो प्रोसेस करके वापस हाई होने में कुछ टाइम लेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, राइज टाइम। ऐसे ही मेरा जब आउटपुट वापस इसको प्रोसेस करके हाई से लो जाएगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ ये टाइम लेगा। तो ये जो टाइम लगता है पूरा डिले होने में, ट्रांसपोर्ट डिले में या राइज टाइम में या फॉल टाइम में, ये सारा मिलके अपना क्या बनता है, प्रोपोगेशन डिले टीपी। और इसी से अपनी स्पीड डिसाइड होती है किसी भी डिजिटल आईसी की, कि वो आईसी कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। फिर बात करते हैं अपन पावर डिसिपेशन की। तो पावर डिसिपेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक आईसी को ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना पावर चाहिए। ठीक है, ये पावर यूजुअली दो टाइप की होती है, या तो स्टैटिक पावर होती है, डायनेमिक पावर होती है। स्टैटिक पावर क्या होती है कि जब अपने इनपुट चेंज नहीं हो रहे हो तब वो कितनी पावर काम में ले रहा है, और डायनेमिक पावर क्या होती है कि जब इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है तब वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये दो टाइप की पावर होती है। एवरेज जो अपने स्टैटिक पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीसीसी बराबर वीसीसी इंटू आईसीसी। यहाँ पे आईसीसी क्या होता है, ये एवरेज वैल्यू होती है तुम्हारे जीरो वैल्यू की करंट की और 1 वैल्यू करंट की। जो एवरेज वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। अपन कैसे निकालते हैं, आईसीसी इन दोनों को जोड़ के और इसमें जब अपन दो का डिवाइड करते हैं तो अपनी आईसीसी एवरेज वैल्यू आती है। इस एवरेज वैल्यू को जब अपन वीसीसी से गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या पावर आती है, अपन जानते हैं पी बराबर क्या होता है, वी आई। तो अपनी जो स्टैटिक एवरेज पावर है वो कैसे आती है, पी बराबर वी सी सी इंटू आई सी सी। तो ये पावर डिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजिटल आईसी में, क्योंकि पूरे डिजिटल आजकल जितने भी डिजिटल सर्किट बनते हैं उसमें पावर बहुत सारे बैटरी बेस्ड होते हैं। बैटरी के लिए पावर डिसिपेशन कम होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आईसी होती है उसके लिए पावर डिसिपेशन कम होना बहुत ही जरूरी है। फिर अपन बात करें फैन आउट की। तो फैन आउट सिंपली क्या होता है कि कोई भी यदि मेरी आईसी का जो आउटपुट है उससे उस पर अपन कितने नंबर ऑफ गेट कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो अपन ने कोई नोर गेट का जैसे सर्किट लिया, उस नोर गेट से जहाँ से अपन आउटपुट ले रहे हैं तो उस आउटपुट से अपन नंबर ऑफ कितने गेट अपन है ना उसमें कनेक्ट कर सकें ताकि अपना आउटपुट चेंज ना हो, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, ऐसे ये सपोज तुम्हारा ट्रांजिस्टर, यहाँ से तुम यदि आउटपुट ले रहे हो और इस आउटपुट से तुम कुछ गेट कनेक्ट कर रहे हो। सपोज तुमने एक गेट कनेक्ट किया, फिर तुमने दूसरा गेट कनेक्ट किया, फिर तीसरा गेट कनेक्ट किया, तो ये हर एक गेट क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा। तो अपने इस करंट की जो लिमिट होगी, ये करंट की लिमिट होगी कुछ ना कुछ कि कितने नंबर ऑफ गेट इससे ड्राइव हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फैन आउट। ठीक है, ये ड्राइवर सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब एक एक अपने जो आउटपुट पे कितने नंबर ऑफ सेकेंड लेवल पे अपन गेट कनेक्ट कर सकते हैं। फैन आउट हो गया। अब है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। नाम से पता पड़ रहा है कि कोई भी आईसी जो है वो कितने टेम्परेचर रेंज में फंक्शन कर सकती है। अपने जो यूजुअली कंज्यूमर आईसी आती है, जो अपने घर जो लैपटॉप या मोबाइल्स में जो अपने होम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अप्लायंस होते हैं उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 डिग्री से 55 डिग्री। और जो मिलिट्री एप्लीकेशन या स्पेस एप्लीकेशन की आईसीज होती है उनकी रेंज होती है -55 टू 125 डिग्री सेल्सियस तक। ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर बात कर फिर अपन बात करते हैं वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर की, कि कोई भी आईसी में वोल्टेज और करंट पैरामीटर क्या होता है। obvious बात है, अपन ने अलग अलग 1 और 0 अपन ने डिफाइन किया कि जो मेरा 1 होता है वो हाई वोल्टेज होता है, मेरा 0 क्या होता है, लो वोल्टेज होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हाई लेवल इनपुट वोल्टेज की, कि वी आई एच क्या होता है। वी आई एच क्या है, ये मिनिमम इनपुट वोल्टेज है जो कि 1, जिसको कि अपन 1 मान सके, है ना, जिसको गेट है ना 1 की तरह आइडेंटिफाई करे। तो ये तो हो गया वी इनपुट आई। फिर बात करें अपन लो लेवल इनपुट वोल्टेज यानी कि वी आई एल की, तो यानी कि मिनिमम जो अपना ऐसा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जिसको गेट क्या करे, 0 तरह माने। ये मिनिमम की बजाय मेरे हिसाब से मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि जिसको कि जो गेट है वो एज ए 0 कंसिडर करे। सेम का सेम आउटपुट साइड में भी होगा कि वी ओ हाई मतलब आउटपुट में जिसको 1 माने, और वैसे फिर वी आउटपुट लो यानी कि आउटपुट में 0 माने, कि किस वोल्टेज लेवल को 0 माने, किस वोल्टेज लेवल को 1 माने। तो वो जो वोल्टेज लेवल डिफाइन होता है ऐसे वी आई एच, वी आई एल, वी ओ एच एंड वी ओ एल। जैसे अपन ने वोल्टेज डिफाइन किया वैसे करंट का भी पैरामीटर होता है। सेम जैसे अपन ने वोल्टेज के लिए देखा वी इनपुट जो लो होता है वी इनपुट आई होता है, वैसे ही आई इनपुट आई होता है और आई इनपुट लो होता है। आई इनपुट आई 1 के लिए होता है, आई इनपुट लो 0 के लिए होता है। ऐसे आई आउटपुट आई होता है
और एक आई आउटपुट लो होता है, सेम है, बस फर्क इतना है कि वो हाई लेवल था और ये सॉरी वो वोल्टेज था और ये करंट है। ओके, फिर एक आती है कि एक हाई लेवल सप्लाई करंट और एक आती है लो लेवल सप्लाई करंट। इसका क्या मतलब है? हाई लेवल सप्लाई करंट क्या होती है कि जो अपन वीसीसी जो होता है, अपना सप्लाई वोल्टेज होता है वीसीसी, वो हर एक किसी भी डिजिटल सर्किट में कॉमन होता है। तो वहाँ से वन जब अपने सर्किट में वन यदि है तो उस वन स्टेट के लिए कितनी करंट ड्रॉ करता है उसको अपन बोलते हैं सप्लाई करंट। और सिमिलरली यदि वो जीरो करंट के लिए ड्रॉ करता है तो वो होगी सप्लाई करंट फॉर लो लेवल सप्लाई करंट, और यदि वन के लिए तो वो हाई लेवल सप्लाई करंट हो गया। ये इसका जैसे पूरा गेट है, तो इस गेट में मैंने देखा ये मेरी आई इनपुट की साइड है तो आई इनपुट लो हो गई, या आई इनपुट हाई हो गई, या आउटपुट की साइड है तो आई आउटपुट लो हो गई, ये क्या हो गया, आई आउटपुट हाई हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स होते हैं। फिर हम बात करें नॉइज इम्यूनिटी की, तो नॉइज इम्यूनिटी का सिंपल सा ये मतलब है कि जब अपनी आईसी परफॉर्म कर रही है तो आईसी परफॉर्म करते टाइम यदि आईसी जीरो को जीरो ही माने, मतलब है ना, जीरो जो वोल्टेज का लेवल है उसको जीरो वोल्टेज की तरह ही जीरो की तरह माने, और यदि वन वोल्टेज का लेवल है तो उसको एज ए वन ही माने, है ना, कि भाई वोल्टेज लेवल में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वोल्टेज लेवल में कब कन्फ्यूजन नहीं होगा? तब तुम्हारे जब जीरो और वन के बीच का गैप क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉइज मार्जिन बोलते हैं, नॉइज मार्जिन बोलते हैं। और नॉइज मार्जिन क्या होता है? ये वोल्टेज लेवल के बीच का डिफरेंस होता है। सपोज करो कि ये मेरा वी आउटपुट हाई है, ये मेरा वी इनपुट हाई है, तो इन दोनों के बीच में जो ये नॉइज मार्जिन होगा इसको अपन बोलते हैं हाई नॉइज मार्जिन, है ना। और ऐसे वी इनपुट लो और वी आउटपुट लो के बीच में जो मार्जिन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, वी इनपुट सॉरी वी लो मार्जिन, है ना। तो जो ये डिफरेंस होगा वोल्टेज लेवल्स के बीच में इसको अपन बोलते हैं नॉइज मार्जिन। और जितना नॉइज मार्जिन ज़्यादा होगा उतनी अपनी डिजिटल आईसी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी। फिर पावर सप्लाई, फिर आता है पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। तो पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट सिंपल सी बात है कि उसको सप्लाई वोल्टेज की क्या जरूरत होती है, कितनी चाहिए। जैसे कि जो स्टैंडर्ड लॉजिक होती है उनको +5 वोल्ट या फिर +12 वोल्ट, ये सप्लाई की जरूरत होती है। इसी को अपन इसके, और इस सप्लाई से वो कितनी पावर ड्रॉ करता है उसको अपन उसके पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट बोलते हैं। फिर आता है अपना फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल। फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल का मतलब है कि अपने पास में जो डिजिटल आईसी है उससे अपन कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कितने फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट यानी कि उसकी कीमत कितनी है, उसमें जो वायर्ड लॉजिक कौन सा है, एंड वायर लॉजिक है या और वायर लॉजिक है, क्या मतलब यदि अपन आउटपुट को उसके ट्राई कर दे तो कौन सा लॉजिक बनाता है, एंड बनाता है या और बनाता है। फिर अपन देखें कि लॉजिक में जो है वो नॉर्मल आउटपुट और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट अवेलेबल है कि नहीं है, और जो आउटपुट है वो तुम्हारा किस टाइप का है। तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल वो होते हैं, अवेलेबिलिटी होती है कि कोई आईसी में ये एक्स्ट्रा जो उसके क्या फीचर अवेलेबल है।